नमस्कार साथियों, जय हिंद। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे और अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स सही रहा तो हम थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम एमसीक्यू 10 से 15 जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, हम 10 से 15 एमसीक्यू देखेंगे और उसके एमसीक्यू पर भी उसके जो भी ऑप्शन रहेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है और इसकी पार्ट 1 पहली क्लास है। इसकी 5 से 6 क्लास रहेंगी और हम वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, सही दिख रहा है? ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए है संस्कृति पर, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन सी है धर्म पर और ऑप्शन डी है विज्ञान पर। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और मेंस में आया था ये 2004 में। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है, आप इसके बारे में सोचें, पढ़ा है तो जवाब दें। ठीक है, या अपनी कॉपी में लिख ले इसे। ठीक है, 30 सेकंड का आपके पास समय, सोच ले इसे। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर है अपना ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था पर। हम देख लेते हैं किस कारण ये ऑप्शन बी इसका सही है। कोई भी स्थान है उसकी जो समाज होता है वो पहले तो ज्योग्राफी, जिस भी देश की, जिस भी स्थान की जिस हिसाब की ज्योग्राफी होती है उस हिसाब की उसकी इकोनॉमिक्स बनती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था होती है और जिस तरह की अर्थव्यवस्था होती है उस तरह का सामाजिक संरचना बनती है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा था कि विलक्षण है किस कारण वह, क्योंकि समाज, कोई सा भी समाज है किस पर आश्रित होगा, अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि पैसे की नीड सबको होती है और पैसे के बिना जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होता है। कहने का मतलब यह है कि मानव समाज किस पर आधारित होता है, तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ठीक है, इसके लिए 30 सेकंड है आपके पास, इसको सोच लें अच्छे से। ठीक है, पहला ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता और डी ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। देखना, हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पहली चीज तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थल हैं वो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी, सिंधु नदी में के आसपास के क्षेत्रों पे पाए गए। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है, किस नदी के तट पर था, तो ये रावी नदी के तट पर था। इसकी खोज किसने की थी, तो दयाराम
शाहनी ने की थी। ठीक है, और अगर एक चीज और एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखें कि इसका दूसरा नाम भी क्या मिलता है, दूसरा नाम मिलता है सरस्वती सभ्यता, क्योंकि धीरे धीरे जब खोज हुई, धीरे धीरे आगे स्थल खोजे गए, तो सबसे ज़्यादा जो शहर हैं वो सरस्वती नदी के तट पर खोजे गए, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता एक कबीले पर आधारित सभ्यता थी, कबीले पर आधारित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम आगे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जैसा कि हमने देखा दूसरा नाम इसका यही मिलता है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंदव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, अभी डिस्कस किया हमने थोड़ी देर पहले। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर देखना है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक युग, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग, और ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग। ठीक है, इसका आंसर सोच लें और अपने पास जो भी कॉपी पेन है उस पर लिखें। 30 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, किसके आधार पे? लिपि के आधार पे। अगर हम इसको देखें तो 3 भाग इसके देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है प्रागैतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग, और तीसरा है ऐतिहासिक युग। ठीक है, अगर इसको देखें तो किस आधार पर डिवाइड किया गया है? प्रागैतिहासिक युग, जिसमें ना तो हमें लिपि का ज्ञान था और ना ही इसका हमें कोई प्रमाण मिल रहा है। ठीक है, लिपि का ज्ञान नहीं था, और लिपि का ज्ञान नहीं था तो इसको पढ़ हम पाएंगे नहीं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक युग, इसमें लिपि तो थी, लिखा हुआ भी हमें इसका मिलता है, लेकिन इतिहासकार या हम इसे नहीं पढ़ पाए, इसलिए इसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक युग। और ऐतिहासिक युग वो होता है जिसके लिपि हो, हमें लिखा हुआ प्राप्त हो, और जिसको हमने पढ़ भी लिया हो। ठीक है, इसमें स्टार्ट होती है वैदिक काल, यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें वेद लिखित रूप में मिलते हैं और वेदों को हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और अब हम सैंदव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर इसकी लिपि की बात बोलें तो इसकी लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि है? तो भाव चित्रात्मक लिपि, जिसे हम नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि ऑप्शन ए है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, और डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसने पूछा है गैर आर्य, आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति वो एक कबीले पर आधारित संस्कृति थी, और जबकि हमने देखा है कि सिंधु सभ्यता एक कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी या नगरीय संस्कृति थी। कैसी संस्कृति थी? नगरीय संस्कृति। और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य समकालीन जो सभ्यताएं थी वो ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण थी, और सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र थी जो
नगरीय संस्कृति थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, लिपि के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये खेती और अर्थव्यवस्था नहीं थी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक नहीं था, इसका विस्तार सिंधु घाटी, सरस्वती घाटी तक था। ठीक है, इसका विस्तार देखना गंगा नदी तक भी नहीं था और ना ही नर्मदा नदी तक भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन या इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हमने ये डिस्कशन किया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पांचवा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, अगर इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर है मृदभांड। मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन को मृदभांड बोलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई, वहां से हमें क्या मिले, मृदभांड मिले, यानी मिट्टी के बर्तन मिले। जब इनकी एक टेक्निक होती है कार्बन 14 करके, ठीक है, इसके द्वारा ये किसी भी वस्तु की इससे जांच की जाती है कि जिससे कि उसका समय पीरियड उसका ज्ञात किया जा सके कि ये किस टाइम की थी। तो जब इससे कार्बन डेटिंग की गई किसकी, मृदभांड की। मृदभांड की कार्बन डेटिंग की गई तो इससे पता चला कि ये वैदिक संस्कृति से पूर्व की है, वैदिक संस्कृति से पूर्व की है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये, इसलिए इसको आर्यों से पूर्व रखा गया, आर्य संस्कृति से पूर्व रखा गया। किसके कारण, तो मृदभांड के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, सिंधु, आंसर उसका डी मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड अलग अलग मतलब मिट्टी के बर्तन ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, देख लिया है हमने। आगे अगला देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, ऑप्शन ए है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ऑप्शन बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ऑप्शन सी इसके पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, और आंसर देने की कोशिश करें। आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता किसे माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अगली स्लाइड में हम। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। इसने पूछा भिन्न थी क्योंकि, हाँ इनके पास, सही बात है, थोड़ा सा हम पहले ऑप्शन पे ही चले गए।
इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, हमने देखी थी कि इसकी लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि जिसे हम नहीं पढ़ पाए। और आगे जाएंगे, वैदिक संस्कृति जिनके पास लिपि थी कौन सी, देवनागरी लिपि, क्योंकि उनकी भाषा थी संस्कृत, ठीक है। ऑप्शन सी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, सही बात है। यहाँ हमें युद्ध के भी यहाँ से और शस्त्र हमें प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि यहाँ लोहे की प्राप्ति नहीं होती। लोहे की प्राप्ति और वैदिक संस्कृति में पूछे तो 1000 ईस्वी के आसपास लोहे की खोज हुई थी, ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई थी। इसी कारण वैदिक संस्कृति में भी बोले तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है शिलालेख, ऑप्शन बी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन सी है पुरातात्विक खुदाई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। आंसर करने की कोशिश करें इसका आप लोग। यह यूपीपीसीएस 1994 और 1996 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ उस स्थान को खोजा गया और यहाँ से जो चीज मिली उसकी हमने कार्बन डेटिंग की, उसको फिर एक नाम दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता ये इस टाइम पे बसी हुई थी। और इसके बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी किस चीज से मिलती है, पुरातात्विक खुदाई से। और जितनी भी कल्पना है उसके स्ट्रक्चर को कार्बन डेटिंग वगैरह वगैरह कर से हमने देखा कि ये क्या चीज हो सकती है, सिर्फ अनुमान है इस, और वास्तविकता इससे परे भी हो सकती है, ठीक है। शिलालेख के बारे में सिर्फ एक ही व्यक्ति फेमस है, क्या नाम है उसका, अशोक मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश का था ये। बाकी ईंटों और मोहरों पर अंकित लेख तो लिखा हुआ है, लेकिन इसे तो हम पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि बहुत से इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में विचार दिए हैं, ठीक है, और शहरों के बारे में या स्थलों के बारे में विचार दिए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भी विचार दिए हैं। अब कोई सा स्थल है, शहर है, तो उसकी खोज की होगी, किस पुरातात्विक शास्त्री ने की है, खोज की है तो कब की है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा और कब खोजा, ऐसे तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, सही जोड़ी है तो हड़प्पा सभ्यता, बी है हस्तिनापुर, सी है तक्षशिला, डी है कौशाम्बी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने खोजा है और कब खोजा। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है एलिमिनेशन मेथड। इसमें से आपको अगर एक भी पता है तो उसको मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको, जैसा कि हमने अभी सबसे पहले डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक सबसे पहला स्थल खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो 1923-24 में खोजा गया था। किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। अगर हमने ये देखा था, अगर हम इसको मिलाएं, हड़प्पा अपना पहला ऑप्शन ए में है और ये जाता है दयाराम साहनी के पास ऑप्शन नंबर 3 में, तो ए का 3 इनमें से किस में है, तो ऑप्शन सी में ही है। और फिर आंसर सही कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन सी। और दूसरे को भी देख लेते हैं, हस्तिनापुर किसने खोजा, तो बीबी लाल ने। कब खोजा, 1950 और
52 के बीच। फिर इसके बाद जाते हैं तक्षशिला। तक्षशिला किसने खोजा? तो जॉन मार्शल ने। कब? 1913 से 34 के बीच में। इसके बाद कौशाम्बी। कौशाम्बी को किसने खोजा? तो एनजी मजूमदार ने। कब खोजा? 1936-37 में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यही अभी जो हमने डिस्कशन किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नवा क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहां से? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी है पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी है वैदिक संहिताओं में, और ऑप्शन डी है भारत के चांदी के आहत सिक्कों में। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करें इसकी। ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी है पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी है वैदिक संहिताओं में, और ऑप्शन डी है चांदी के आहत सिक्कों में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति में। अब ठीक है सर, हड़प्पा संस्कृति में तो कौन से स्थल से? तो इसका स्थल है कुणाल। कौन सा स्थल है? कुणाल है स्थल है। कहाँ है? तो हरियाणा में। यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। क्या मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट। कहाँ से मिले हैं? कुणाल से। तो इसका मतलब है कि इन्हें चांदी का ज्ञान था। अगर ऐसा क्वेश्चन आए हड़प्पा संस्कृति में या हड़प्पा वासियों को चांदी के का ज्ञान था या नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वासियों को चांदी का ज्ञान था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चांदी के 2 मुकुट हमें कहाँ से मिले हैं? कुणाल। कुणाल कहाँ है? तो हरियाणा में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है? हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खान से चांदी प्राप्त करते थे। सीधा एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में बन सकता है कि चांदी की जावर खदान कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, और अजमेर में भी एक चांदी की खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है पूर्व आर्य प्री आर्यन, बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुणाल। एक चीज देखो, इतिहास में पूर्व का मतलब होता है पहले, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। उत्तर का मतलब होता है बाद में, जैसे वैदिक और वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद वाला काल। ऐसे ही पूर्व मध्य काल हम पढ़ते हैं, जिसमें राजपूत राजाओं को पढ़ते हैं, तो मध्य काल से पहले का काल कौन सा? तो पूर्व मध्य काल। ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, इसका आंसर है पूर्व आर्य। आर्यों से पूर्व हमने अभी देखा था, आर्यों से पूर्व कौन सी संस्कृति मिलती है? तो हमें सिंधु संस्कृति मिलती है। ठीक है, और सिंधु संस्कृति मिलती है। तो सर ठीक है, सिंधु संस्कृति मिल गई इससे हमें, इसका मतलब होगा सिंधु संस्कृति। तो मिलता क्या है जिसके कारण से कहा जाता है मूर्ति पूजा? पहले तो हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं, मातृ देवियों की मूर्तियां। बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ से मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है, और इसी के आधार पर कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज किस प्रकार का था? तो मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है,
मात्र सत्ता में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, समता मूलक और किस तरह का? अगर आंसर क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या होगा? मात्र सत्तात्मक। किस आधार पर? क्योंकि हमें मात्र देवियों की मूर्तियां मिली है और हमें एक मोहर भी मिलती है, किसकी? पशुपति नाथ की मोहर मिलती है। इसको वैज्ञानिकों ने क्या डिनोट किया है? पशुपति नाथ की मोहर। और पशुपति नाथ कौन है? भगवान शिव, भगवान शिव। और पूछा जाए विश्व में पशुपति नाथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल, मतलब आर्यों से पहले, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसको उदाहरण अनेक सैंधव स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र है। तो मोहर कौन सी? पशुपतिनाथ की मोहर। पशुपतिनाथ की मोहर, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर एक मूवी भी बनी है, मोहनजोदाड़ो करके। ठीक है, इसको अगर आपको समय मिले तो इसको देख लेना। इसमें ऋतिक रोशन हीरो है, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ कुछ तो सच बताया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है गेंडा, ऑप्शन डी है बाघ, ठीक है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कब का? 2001 का, ठीक है। सोचिए इसे, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गाय, ऑप्शन ए। गाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल में, वैदिक काल में गाय को कहा गया है अधन्या। इसका मतलब होता है ना मारे जा सकने योग्य, ना मारे जा सकने योग्य, ठीक है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के चित्र के कोई भी प्रमाण या गाय के कोई भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। तो सर क्या किसके मिले हैं? हमें हाथी का मिला है, बाघ का मिला है, गेंडे का मिला है, इसके अलावा हिरन का मिला है। और ये सभी किस पर है? तो पशुपतिनाथ की मोहर के आसपास इनका चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है गाय हमें नहीं मिली है, कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। गाय का महत्वपूर्ण स्थान किस में रहेगा? तो वैदिक काल में रहेगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जैसा कि हमने अभी बात की, ठीक है। जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के चित्र मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12वां। पहली चीज तो ये है, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप इस चैनल तक, हिस्ट्री प्रेप तक पहुंच गए हैं तो इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं। आप पहुंच ही गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी आपका बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है चनहुदड़ो, ऑप्शन बी है कोटदीजी, ऑप्शन सी है सोहगौरा, ऑप्शन डी है देसलपुर। जैसा कि हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, अगर मान लें भारत में बहुत सारे शहर हैं यानी स्थल है। अगर कोई से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए और ये क्षेत्र दब जाए, ठीक है, ये क्षेत्र दब गया, अब इसके बाद हमारी जो भी पीढ़ी आएगी आगे वाली, वो यहाँ पर मान लो खुदाई कर रही हो इसके ऊपर, क्योंकि हम तो दब गए हैं या जमीन में या बाढ़ से। क्योंकि बाढ़ आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है? अवसाद लेके आती है। अवसाद लेके आती है तो वो दबा देती है हर चीज को, ठीक है। अब हमारी अगली पीढ़ी आई, उसने खोज वगैरह की, जैसे यहाँ पे खुदाई की घर बनाने के लिए, तो मान लो यहाँ का छत मिल गया,
छत में लगाया उसने, उसको लगा कि यार ये चीज़ तो कुछ नहीं है, इसको देखते हैं। फिर उसको खोदा धीरे धीरे और फिर वो सीढ़ियों से नीचे आया और मान लो इस कमरे को उसने खोद लिया, उस कमरे की इसने जांच की। अब मान लो जैसे कि हमारे सामने कैमरा लगा है, उसमें कांच भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है। अब वो उसके हिसाब से अनुमान लगा रहा है कुछ भी। अब वो कुछ भी अनुमान लगा रहा है कि कांच का उपयोग होता होगा, ये शायद अपने आप के चेहरे को देखते होंगे, लेकिन जबकि वास्तविकता क्या है कि इससे हम क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान क्या लगा रहे हैं वो, कि शायद ये कांच में अपना मुंह देखते हैं, जबकि ये काल्पनिक है। वास्तविकता हम जानते हैं, वो नहीं जानते। तो इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने क्या की है, सिर्फ कल्पनाएं की हैं, ठीक है। किसी भी आकृति के हिसाब से कल्पनाएं की हैं, ठीक है। तो इसमें वो पूछा गया कि कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सोहगौरा। चंदहुदड़ो है, कोट दीजी भी है, देसलपुर भी है। एमपीपीएससी के मेंस का क्वेश्चन था ये, ठीक है। कोट दीजिए, अब सोहगौरा है इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे कि कौन कौन से स्थल हैं उसकी इंपोर्टेंट सूची में लेके आया हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, और फिर मैं शहरों वाली पीपीटी दिखा दूंगा जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन सी, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चंदहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कक्ष में है, ठीक है। अब हम इसके प्रमुख शहरों को देख लेते हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम का देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। ये वाली स्लाइड हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज, कौन सा शहर किस नदी के किनारे, वर्तमान उसकी स्थिति कहाँ है और किसने खोजा और कब खोजा, ठीक है। एक एक करके एक बार इसे और हम डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहला स्थल ही कौन सा है, हड़प्पा स्थल। हड़प्पा शहर है जिसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने कब की, तो 1923-24 में की। इसलिए ही सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। किस नदी के किनारे, आया हुआ क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। कहां पर है ये सर, अभी तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, ठीक है। किसने खोज की इसकी, तो दयाराम साहनी 1921 और 22-23 भी मिलता है, 23-24 भी मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनके बाद इसको माधव स्वरूप वत्स ने और धीरे धीरे इसकी खोज की, और फिर अंतिम रूप किसने दिया, व्हीलर ने दिया, ठीक है। फिर अगला मोहनजोदड़ो, ये बहुत पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला। किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे। इस पर मैंने अभी कुछ देर पहले मूवी बताई थी, तो इसी में बताया गया है कि सिंधु नदी पर ये आपके किनारे मोहनजोदाड़ो अवस्थित है, और सिंधु नदी में उस मूवी में बताया गया है बाढ़ आती है जिससे मोहनजोदाड़ो खत्म हो जाता है। कहाँ है सर ये, तो पाकिस्तान के का एक प्रांत है। कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। उसका कौन सा जिला, तो लरकाना जिला, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। किसने खोज की, राखलदास बनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कब की, 1922 में। सीधा क्वेश्चन आया, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने। कब की, तो 1922 में की, ठीक है। फिर इसके बाद इसको मैके ने आगे खोजा, धीरे धीरे इसकी खुदाई वगैरह की धीरे धीरे। फिर इसके बाद व्हीलर ने 1930 में इसको अंतिम रूप दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे हैं। कहाँ है, तो सिंध प्रांत। सिंध प्रांत किसका, पाकिस्तान का, ठीक है। कौन सा जिला, तो नवाब शाह जिला, ठीक है। इसकी खोज किसने की, मैके ने की 1925 में। अगला आता है कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे हैं, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इन जो भी स्थल है यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लें, और अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा इस चैनल के प्रति तो हम थ्योरी की क्लास भी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान का कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। इसकी खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। खोज नहीं वैसे होता है उत्खनन, एक होता है खनन और एक होता है उत्खनन,
ठीक है। खनन और उत्खनन में अंतर ये होता है कि खनन जो होता है वो इस टाइप से किया जाता है, नीचे ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। और उत्खनन होता है क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रूप से, किस तरह, इस तरह, कैसा इंग्लिश में तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उत्खनन करता आता है, खोज करता भी आता है कई बार एग्जाम में। फिर इसके बाद अगला शहर है अपना कौन सा, अगला शहर है अपना कोटदीजी, जैसा कि मैंने बताया था, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, कहाँ है तो सिंध प्रांत में ही है, कहाँ है, कौन सा स्थान तो खैरपुर स्थान, ठीक है। किसने खोजा, फजल अहमद ने खोजा, कब, 1953 में खोजा। अगला रंगपुर, ठीक है, कहाँ तो गुजरात का काठियावाड़, नदी कौन सी, मादर नदी, ठीक है, गुजरात का काठियावाड़ जिला, किसने खोज की, रंगनाथ राव ने, कब, 1953-54 में की। फिर इसके बाद रोपड़ आता है, रोपड़ किस नदी के किनारे है तो सतलज नदी के किनारे है रोपड़, ठीक है, कहाँ है तो पंजाब का रोपड़ जिला, ठीक है, ये जिला ही है एक, कौन सा, पंजाब का। किसने खोज की, यज्ञदत्त शर्मा ने, कब, 1953-56 में, ठीक है। अगला आता है लोथल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 शहर लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अपने को बहुत ही अच्छे से याद रखना। किस नदी के किनारे पूछा गया है, भोगवा, क्योंकि ये उसका क्या था, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा या बंदरगाह। सीधा क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर कौन सा है तो लोथल है, कहाँ है तो गुजरात में, गुजरात में कहाँ तो अहमदाबाद जिला, सुना होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की तो रंगनाथ राव ने, कब, 1954 में। रंगनाथ राव ने एक शहर की ओर खोज की थी, क्या नाम था, रंगपुर, ठीक है। फिर इसके बाद आलमगीरपुर, हिंडन, ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसका विस्तार कहाँ था, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो आलमगीरपुर है वो सबसे दक्षिणी शहर है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खोज किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। इसके बाद सुतकांगडोर किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, ठीक है। अब हम सुतकांगडोर, ये पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और हमने देख लिया कौन सा, आलमगीरपुर, ये कौन सा, दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ये पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। अगर हम उत्तर की बात करें तो मांडा है, मांडा कहाँ है तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। आगे चलते हैं, बनमाली, अगला है बनमाली, कौन सी नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला, किसने खोजा तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा। अगला है धोलावीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बताया था, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, ठीक है। कौन से नंबर पर तो 40वें नंबर पे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, ठीक है। लूनी नदी बेसिकली ज्यादातर बहती है कहाँ पर, राजस्थान में, लेकिन इसका उद्गम होता है गुजरात में, गुजरात में भी कहाँ, कच्छ जिला में। उद्गम राजस्थान में होता है लेकिन वो बहकर कहाँ आ जाती है, गुजरात में आ जाती है, ठीक है, सॉरी, कहाँ आती है, गुजरात में, गुजरात में कच्छ जिले में आकर ये अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। किस नदी के किनारे, धोलावीरा, लूनी नदी के किनारे। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद इसकी खोज किसने की तो जेपी जोशी ने, कब की, 1967-68 में की, ठीक है। फिर इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू किसने किया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। फिर अगला आता है शोध का स्थल आता है कहाँ पे, सादी कौर पे, कहाँ है तो दक्षिणी बलूचिस्तान में, किसने खोजा, जॉर्ज डेल्स ने। इसके अलावा बहुत सारे शहर है, बनावली है और बहुत सारे इसके शहर है, ठीक है। राखीगढ़ी है जो कि भारत में सबसे बड़ा शहर है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू बहुत सारा।
नाम नहीं भूलना है चैनल का, क्या है, हिस्ट्री प्रेप। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो इससे पहले हो गई आप सब आपके काम की बात, प्रैक्टिस वगैरह, इसके बाद है मेरे काम की बात। ठीक है, तो क्या है आप सर आपके काम की बात, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिस्ट्री प्रेप। तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है सर, क्या करना है, शेयर करना है, बिल्कुल करना है और ज़रूर करना है। और सब्सक्राइब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब्सक्राइब। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का दोस्तों। ऐसे ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट देखा है, इसके बाद हम 3-4 पार्ट और लाएंगे, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद देखेंगे, उनकी राजधानी देखेंगे, फिर इसके बाद मगध, जिसमें 16 महाजनपदों में से मगध सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका उत्कर्ष के कारण देखेंगे। फिर उस पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है, उनको पूरे वंश देखेंगे, उन वंश के भी हम महत्वपूर्ण शासकों को देखेंगे। ठीक है, ये सब देखेंगे किसके थ्रू, तो MCQ के थ्रू देखेंगे। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस चैनल के प्रति, तो हम इसकी हिस्ट्री की थ्योरी क्लास भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थ्योरी क्लास भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।